हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो हम लोग जो है हिंदी पीजीटी पेपर 2 का जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, और इसमें जो है टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इसमें जो है एग्ज़ाम में जो है आपका टोटल जो है 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से जो है आपको जनरल लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है 30 नंबर का रहेगा। जनरल स्टडीज जो आएगा वो 40 नंबर का आएगा। जो आप लोग का अपना सब्जेक्ट रहेगा वो 80 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाएगा। और इसमें जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी जो है इसमें दिया हुआ है। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। उपयुक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? तो इस पंक्ति में जो है कौन से छंद का प्रयोग है? तो चौपाई छंद का प्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा गृहम गच्छति का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो रामा गृहम गच्छति का जो है इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा राम घर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो कौन सी रचना जो है इसमें भारवी की है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 10 कुमार चरित्र, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शिवराज विजय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मेघदूत, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो है कोई भी रचना जो है भारवी की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारवी की रचना क्या है? तो भारवी की रचना है कृतजुर नियम। क्वेश्चन नंबर 75। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो हिंदी समालोचन के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पत्रिका कौन सा पत्रिका जो है उल्लेखनीय है? तो कादम्बनी पत्रिका उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 76। अंतरा भाग 2 में संकलित यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो दीप जो है किसका प्रतीक है? तो दीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, आरोह 2 में संकलित आत्म परिचय शीर्षक कविता में हरिवंश राय बच्चन इस अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जो है स्वप्न संसार का निर्माण करके जो है अपूर्ण संसार को पूर्ण करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78। जननी निरखित बाल धनुहिया अंतरा भाग 2 में संकलित तुलसीदास के इस पद में जननी शब्द किसके लिए आया है? तो जननी शब्द जो है किसके लिए आया है? तो कौशल्या के लिए आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79। संवादिया कहानी किनकी रचना है? तो संवादिया कहानी जो है किनकी रचना है? तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं ब्राह्मणों का विरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 81, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो इसका जो है मुख्य तथ्य था भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, अर्थ अर्धकथनाक किस विद्या की रचना है? तो अर्धकथनाक जो है हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा है। तो आत्मकथा जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 83, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहे हैं डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। क्वेश्चन नंबर 85, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। आरोह 2 में संकलित नमक पाठ के आधार पर बताइए कि यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका था? तो यह कथन जो है कस्टम अधिकारी का था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आरोह 2 में संकलित बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर गई, इसका भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ है बात अस्पष्ट और निष्प्रभावी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अतीत में दबे पांव रचना के आधार पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? तो ये जो है तत्कालीन समाज को दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना में गर्मी का फल और तरकारी किसे कहा गया है? तो अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना में गर्मी का फल और तरकारी जो है किसे कहा गया है? तो कटहल को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। अंतराल में संकलित अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता में रचना के अनुसार यह बात किसके लिए कही गई है? तो यह बात जो है जाड़े के लिए कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। बितान 2 में संकलित डायरी के पन्ने रचना के अनुसार लेखिका ने इस प्रसंग में किस बात का उल्लेख किया है? तो लेखिका ने जो है इस प्रसंग में जो है स्मृतियों का जो है उल्लेख किया है लेखिका ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। स्मृति जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, डायरी के पन्ने के रचना के अनुसार मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने का श्रेय किसे है? तो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने का श्रेय जो है स्त्री जाति को है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, नैषधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम बताइए। तो इस रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इस रचना के लेखक का नाम है श्री हर्ष। क्वेश्चन नंबर 93, लेकिन उन अधूरे पायदान पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप झांक रहे हैं। अतीत में दबे पांव रचना के अनुसार इस प्रसंग में कहां पर झांकने की बात कही गई है? तो अतीत में झांकने की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? तो बीसल देवरासो की नायिका का नाम राजमती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना? तो किस विद्वान ने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है? तो श्याम सुंदर दास ने माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, सचित शब्द में कौन सी संधि है?
तो सचित शब्द में जो है कौन सा संधि है, तो सचित शब्द में जो है व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन कहे थे, तो ये कहे थे राहुल सांकृत्यानंद। क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है। तो तुलसीदास के कौन सी रचना का भाषा जो है अवधि नहीं है, तो कवितावली की भाषा जो है अवधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है। तो कौन सा कवि जो है अष्टछाप से जो है संबंधित नहीं है, तो नाभादास जो है अष्टछाप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अष्टछाप कवि जो है कौन कौन है, तो अष्टछाप कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास, ये सब जो है अष्टछाप कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से है। तो किस कवि का संबंध जो है संत काव्य से है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नामदेव, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है रैदास, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कबीरदास, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस कवि का संबंध जो है संत काव्य से है, तो नामदेव का है, रैदास का है और कबीरदास का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं। तो ललित ललाम के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं मतीराम। क्वेश्चन नंबर 103। तिष्ठी धातु रूप में कौन सा लकार है। तो इसमें जो है कौन सा लकार है, तो इसमें लट लकार है। क्वेश्चन नंबर 104। इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है। तो कौन सी रचना जो है इसमें सेनापति का है, तो कवित रत्नाकर जो है सेनापति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता हैं जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कवि घनानंद से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है वे प्रेम के पीर के कवि थे। सेकंड ऑप्शन में है भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्हें अपने काव्य में किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कवि घनानंद से संबंधित जो है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो वे प्रेम के पीर के कवि थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्हें अपने काव्य में किया है, तो नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट है विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। तो मुल्ला दाऊद द्वारा कौन सी रचना जो है रचित है, तो चंदायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो जायसीकृत पद्मावत के विषय में कथन दिया हुआ है, और इसमें जो है कौन सा गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट। सेकंड कथन दिया हुआ है यह एक प्रेम खायानाक काव्य है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इसकी भाषा ठेठ अवधि है, तो ये भी जो है सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109।
मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो मीराबाई से संबंधित कथन दिया हुआ है और इसमें जो कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। तो ये गलत है कि उन्होंने जो है मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो किए थे। तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंद नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? तो कौन सा कवि का जो है राजस्थान से संबंध नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दादू दयाल। दादू दयाल का संबंध जो है कहाँ से था? तो दादू दयाल का संबंध जो है गुजरात से था। कहाँ से था? तो गुजरात से था। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नागरी दास। नागरी दास का संबंध जो है राजस्थान से था। नेक्स्ट है संत पीपा। संत पीपा का जो है संबंध जो है राजस्थान से था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा था कौन सा जो है कौन सा कवि का संबंध जो है राजस्थान से नहीं था? तो दादू दयाल का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कबीर दास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कबीर दास से संबंधित जो है कौन सा कथन इसमें गलत है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो नहीं, ये ही गलत है कि पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है, वे जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, रीति काल के नामकरण के संबंध में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो रीति शब्द जो है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। तो ये गलत है। चित्रण जो है उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सही है कि सतसई में जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, पर्याभय स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है? तो पर्याभय स्वास्थ्य शब्द में जो है संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का प्रयोग जो है घनानंद के कविता में जो है सर्वाधिक हुआ है प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास के रचना कौन किए हैं? तो प्रिय प्रवास का रचना किए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। और यह क्या है? तो यह जो है एक विरह काव्य है। और प्रिय प्रवास में जो है कितना सर्ग है? तो प्रिय प्रवास में जो है 17 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 117, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 118, भाषा योग
वाशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वैदेही वनवास जो है मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। इनमें इनमें छायावाद की विशेषता से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो छायावाद की विशेषता जो है कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कल्पना की अतिशयता, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छायावाद की विशेषता जो है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, कल्पना की अतिशयता है, और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम पूछा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है फर्स्ट में हो जाएगा ग्रंथि का जो है रचना हुआ था 1920 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा गुंजन का रचना हुआ था 1932 ईस्वी में। उसके बाद जो है युगांत का रचना हुआ था, युगांत जो का रचना हुआ था 1936 ईस्वी में। और नेक्स्ट है ग्रामिया का रचना हुआ था 1940 ईस्वी में। तो इसमें जो है पहले ग्रंथि हो जाएगा, उसके बाद गुंजन, उसके बाद युगांत, और उसके बाद ग्रामिया। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? तो महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का जो है सही क्रम इसमें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निहार जो है काव्य संग्रह जो है कब आया था? तो ये आया था 1930 ईस्वी में। उसके बाद आया था नीरजा 1935 ईस्वी में। सांध्य गीत उसके बाद आया था 1936 ईस्वी में। और उसके बाद आया था दीपशिखा आया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कामायनी महाकाव्य से संबंधित कथन दिया हुआ है, और इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। तो नहीं, ये गलत है। इसकी कथा जो है 15 सर्ग में विभक्त है। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा और आदि मनोविकार के नाम पर हुआ है। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है इसमें कर्म का संदेश और वैराग मत का खंडन है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम पूछा है। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा रसवंती जो है कब आया था काव्य? तो ये आया था 1939 ईस्वी में। उसके बाद आया था कुरुक्षेत्र आया था 1946 ईस्वी में। उसके बाद आया था रश्मि रथी आया था 1954 ईस्वी में। और उसके बाद आया था उर्वशी आया था 1961 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से किस कवि की रचना तार सप्तक प्रथम में संकलित नहीं है? तो किस कवि की रचना जो है तार सप्तक प्रथम में संकलित नहीं है? तो यह है धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? अब जो है अज्ञेय की काव्य कृति का जो है सही क्रम जो है चूज करना है। तो अज्ञेय का जो है पहला काव्य कौन था? तो इनका जो है पहला काव्य था इलियम। और इलियम जो है कब आया था? तो ये आया था 1946 ईस्वी में।
उसके बाद इनका आया था हरी घास पर क्षण भर, तो ये आया था 1949 ईस्वी में। उसके बाद जो है इनका कब आया था, बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी आया था 1954 ईस्वी में। और उसके बाद इनका कब आया था, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार आया था 1961 ईस्वी में। तो ये जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, पहले इलियम हो जाएगा, उसके बाद हरी घास पर छनभर हो जाएगा, उसके बाद बाबरा अहेरी आया था, और उसके बाद आंगन के पार द्वार आया था। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इनमें से किस कवि की रचना चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। तो किस कवि की रचनाएं जो है चौथा सप्तक में जो है संकलित नहीं है। तो शमशेद बहादुर की रचना जो है चौथा सप्तक में जो है संकलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र जो है किनका उपन्यास है, तो ये जो है अमृतलाल नागर का है। नेक्स्ट है रंगभूमि। रंगभूमि किनका है, तो प्रेमचंद का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झूठा सच। झूठा सच जो है किनके द्वारा रचित है, तो ये जो है यशपाल के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। लेखन या प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो प्रेमचंद के द्वारा जो है उपन्यासों का सही कालक्रम जो है चूज करना है इसमें। तो प्रेमचंद का जो है इसमें जो है पहला उपन्यास जो है हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन आया था 1916 ईस्वी में। उसके बाद जो है आया था रंगभूमि। रंगभूमि आया था 1924 ईस्वी में। उसके बाद आया था गबन। गबन आया था 1931 ईस्वी में। और उसके बाद जो है आया था कर्मभूमि। कर्मभूमि आया था 1932 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सेवा सदन आया था 1916 ईस्वी में। रंगभूमि आया था 1924 ईस्वी में। गबन आया था 1931 ईस्वी में। और कर्मभूमि आया था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कालक्रम को चुनना है। कालक्रम में जो है इसको सजाना है। तो फर्स्ट में जो है ये हो जाएगा अमृतलाल नागर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र जो है कब आया था, तो बूंद और समुद्र जो है आया था 1956 ईस्वी में। उसके बाद आया था सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर आया था 1960 ईस्वी में। अमृत और विष कब आया था, तो 1966 ईस्वी में आया था। और मानस का हंस कब आया था, तो ये आया था 1973 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 131 से 135। तो 131 से 135 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है वो गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश दिया हुआ है स्टूडेंट, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पशु से लेकर देवत्व तक सारी सीढ़ियां मानवीय चोलों में से होकर गुजरती है। शर्त एक ही है, उसके लिए चुनौती चाहिए। बिना चुनौती के बेसारी संभावनाएं सोई रहती है। संसार में जितने भी पैगंबर या अवतार हुए हैं वे सब अपने अपने समय की चुनौतियों के उत्तर हैं। हर एक युग की अपनी चुनौतियां होती है। जन सामान्य उन चुनौतियों को न तो पहचान पाता और न ही उनका सामना करने के लिए सामर्थ्य जुटा पाता है। पर जो तेजस्वी पुरुष उन चुनौतियों को पहचान कर उनका उत्तर देने के लिए मैदान में कूद पड़ता है, लोग उसे महापुरुष कहकर स्वयं उसका अनुगमन करने को तैयार हो जाते हैं। संसार में ज्ञान विज्ञान की जितनी भी उन्नति हुई है, संसार में जो है
ज्ञान विज्ञान की जितनी भी उन्नति हुई है, पर उसके सब मूल में भी वही चुनौतियों वाली बात है। मनुष्य के मन में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। फिर कुछ नए प्रश्न पैदा होते हैं, वह फिर उनका उत्तर देने का प्रयत्न करता है, और यूं ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से मानव कोश में वृद्धि चली जाती है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन का आंसर जो है हमको गद्यांश से ही देना है। क्वेश्चन नंबर 131, मानव जीवन में चुनौतियों का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में चुनौतियों का महत्व है, महापुरुष पैदा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, ज्ञान विज्ञान में उन्नति किस प्रकार होती है? तो ज्ञान विज्ञान में उन्नति संभावनाओं को पहचान कर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133, समान मनुष्य तेजस्वी क्यों नहीं बन पाता है? तो समान मनुष्य तेजस्वी क्यों नहीं बन पाता है? तो चुनौतियों को वह पहचान नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 134, मानवीय चोले से क्या अभिप्राय है? तो मानवीय चोले से अभिप्राय है मानव शरीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका जो है उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक है मानव जीवन में चुनौतियों का महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है हम लोग का सेकंड गद्यांश आया है, और इसमें से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 136 से लेकर 140 तक। तो अब जो है हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नर्मता दोनों का मेल हो, चाहे वह नर्मता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों को सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं। सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नर्म रखना चाहिए। नर्मता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय के भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप को निकालती है। तो इसका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 136, आत्म संस्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? तो आत्म संस्कार के लिए जो है किन गुणों का होना आवश्यक है? तो अभिमान और विनम्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, मर्यादापूर्ण जीवन से मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो मर्यादापूर्ण जीवन से मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो इससे लाभ होता है मनुष्य में आत्मनिर्भरता आकर उसका खुद के सामर्थ्य पर खड़ा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, आत्म मर्यादा के लिए युवाओं में कौन सी बातें होना लाजमी है? तो आत्म मर्यादा के लिए युवाओं में कौन सी बात होना लाजमी है? तो अपनों से बड़ों का सम्मान करना, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इस गद्यांश के अनुसार सच्ची आत्मा वह होती है। तो इस गद्यांश के अनुसार सच्ची आत्मा वह होती है जो कितनी भी दुर्लभ स्थिति में अपनी राह खुद निकाल कर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा विनम्रता की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे स्टूडेंट। इस गद्यांश से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 141 से लेकर के 145 तक। तो पहले जो है हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे। तो स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थ एवं भावों की अपेक्षा के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य की भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने का दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे उनके अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। क्वेश्चन नंबर 141। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द का तात्पर्य है। तो अंबारों का अर्थ क्या है? तो अंबारों का अर्थ है ढेर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। तो भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में जो है कौन क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है क्रिया विशेषण है भली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो भौतिक लाभ जो है रचनात्मक कार्य करने वाले को नहीं लुभाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स के कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। तो पूंजी का अर्थ क्या है? तो पूंजी का अर्थ है एक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 145। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो समर्थ के जगह पे जो है कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो शक्तिशाली जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 से लेकर के 150, और ये जो क्वेश्चन है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वे माता पिता हो या शिक्षक, उनके खाते में सफलता के साथ साथ असफलता और निराशा भी दर्ज होती है। ऐसे में एक सवाल उठता है, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? एक मुख्य समस्या तो यह है कि पढ़ाने वाली का विश्वास बच्चों की क्षमताओं या योग्यताओं पर काफ़ी कम होता है। यह बात मैं यूं ही नहीं कर रही, बल्कि एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक शिक्षक प्रशिक्षण के होने के आधार पर कह रही हूँ। कई बार मैं उस पाठ को लेकर बच्चों के सामने खड़ी होती हूँ जो मुझे उन्हें पढ़ाना है। मेरे पास कुछ जानकारी है,
मेरे पास कुछ जानकारी है जो बच्चों को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह जानकारी उन्हें क्यों देना चाहती हूँ? मुझे लगता है कि वे इसके बारे में नहीं जानते, इसे जानने में उन्हें मज़ा आएगा। यह दुनिया के बारे में उनके नज़रिए को विस्तृत करने में मदद करेगी। यह उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी, भले ही थोड़ा-सा। कभी कभार पढ़ाना शुरू करने में पहले ही मेरे दिमाग में यह ख्याल बुदबुदाना शुरू कर देता है कि शायद उन्हें वह पहले से मालूम हो जो कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, तो उन्हें कुछ बताने के बजाय मैं उनके सामने सवाल रख देती हूँ। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे। तो लेखिका को कौन सा ख्याल परेशान करता है? तो लेखिका को जो है कौन सा ख्याल परेशान करता है? तो जो हमें पढ़ाने जा रहे हैं, कहीं बच्चे उनके विषय में पहले से तो ही नहीं जानते हैं, ये ख्याल जो है परेशान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। गद्यांश में किस मुख्य समस्या की बात की गई है? तो गद्यांश में जो है बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता, इसकी समस्या की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। बच्चों को पढ़ाने से पहले स्वयं से सवाल करना क्यों जरूरी है? तो बच्चों को पढ़ाने से पहले स्वयं स्वयं से सवाल करना क्यों जरूरी है? तो यह पढ़ाने के उद्देश्य और तरीके तरीके निर्धारित करने में मदद करता है, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4 में जो है हिंदी पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।